नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। जानेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मोर्फिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, एडीएचडी, ऑटिज्म। इन पर हम डिटेल में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से एक ट्रिक मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा कि आप उसके थ्रू इन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लर्निंग डिसेबिलिटीज से हमारा अर्थ, हमारा समझ क्या है, कि हम किसको लर्निंग डिसेबिलिटीज कहेंगे। तो बात करें लर्निंग डिसेबिलिटीज तो इसका संबंध इस प्रकार की परेशानियों से होता है जो बच्चे अक्सर पढ़ाई के दौरान फेस करते हैं। पढ़ते समय उनको इस तरह की दिक्कतें आती हैं। एंड अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज इससे पहले कभी पढ़ी नहीं है, आपको नहीं पता इनके बारे में, तो मुझे श्योरिटी है कि आप जब क्लासरूम में जाएंगे ना पढ़ाने, तो आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। और ये बहुत ही कॉमन होती है बच्चों में, हमें दिखाई देती है। और अगर किसी व्यक्ति को ये चीज नहीं पता तो उसको लगता है कि शायद ये बच्चे की गलती है, बच्चा जानबूझ के चीजों को समझने से कतरा रहा है। तो ऐसा होता नहीं है कुछ। एक्चुअल में बच्चों में हमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिलती हैं और ये बहुत कॉमन होती हैं। अगर आप एक बार डायग्नोज कर लें और समझ लें कि भाई ये दिक्कत बच्चे में है, तो आप अपने लेवल पे भी उस चीज को ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया का जो संबंध होता है मेनली वो पढ़ने से संबंधित होता है। रीडिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप समझ लीजिए कि ये डिसलेक्सिया है। लेकिन ये भी एक खास तरह की प्रॉब्लम होती है रीडिंग में। जैसे कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो अक्षर पहचान उसको करने में दिक्कत होती है, या जब वो अक्षरों को देखता है, लेटर्स को देखता है, तो उनकी बनावट में वो फर्क नहीं कर पाता और इस वजह से वो कंफ्यूजन में आ जाता है और उसको गलत पढ़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चा बी और डी, इनमें कंफ्यूज हो जाता है, इनकी बनावट में उसको फर्क नहीं समझ आता, कंफ्यूजन रहती है बच्चे में, इसलिए कई बार बच्चा बी को डी या डी को बी पढ़ देता है। इसी प्रकार से बच्चा एम और डब्ल्यू, इनमें फर्क नहीं कर पाता, इनको उल्टा पढ़ देता है। या फिर पी कह लीजिए या डी कह लीजिए, पी या फिर बी। ये कुछ ऐसे सिमिलर से लेटर्स आपको लग रहे होंगे जो कि बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए कि कई बार बच्चा इसके साथ साथ और क्या करता है कि वो लेटर्स को आगे पीछे पढ़ना शुरू कर देता है गलती से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे SAW, सॉ एक वर्ड है, तो बच्चा इसको उल्टा करके WAS, वॉज भी पढ़ सकता है। ये बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। इसी प्रकार अगर एक वर्ड है DOG, डॉग, तो अक्सर जो जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है तो वो GOD, गॉड पढ़ देते हैं। ये दिक्कतें बच्चों में हमें कॉमन सी नजर आती हैं। तो मेनली क्या है, ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है बच्चे में, डिसलेक्सिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्योंकि बच्चा गलत पढ़ रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा बी और डी, एम और डब्ल्यू में फर्क नहीं कर पाता, तो बच्चा अक्सर गलत पढ़ देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि बच्चा BAD, बैड को DAD, डैड पढ़ दे, क्योंकि बच्चा बी और डी में कंफ्यूजन है बच्चे को, वो ठीक से उसको समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन है तो बच्चा हो सकता है कि गलत पढ़ रहा है तो गलत लिख भी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को अक्षरों की बनावट में कंफ्यूजन है, वो डी को बी भी बना सकता है, बी को डी भी बना सकता है। ठीक है, तो अक्सर जो बच्चे रीडिंग गलत करते हैं, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे, वो अक्सर राइटिंग भी गलत करते हैं। अक्सर उनकी राइटिंग भी जो होती है वो गलत होती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि डिसलेक्सिया सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि बच्चे को पढ़ने और लिखने दोनों में ही दिक्कत आ रही है। लेकिन मूल रूप से देखें कि ओरिजिनली जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन रीडिंग क्योंकि गलत है इस वजह से बच्चे की राइटिंग भी अफेक्ट होती है। तो इसलिए ये रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर कहलाती है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए किस प्रकार से चीजें घुमाई जा सकती हैं, इसको समझिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में रीडिंग डिसऑर्डर लिखा है, मतलब डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग,
डिसेबिलिटीज। तो ये सेंटेंस ठीक है कि हाँ डिसलेक्सिया एक रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया जाए कि रीडिंग डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग एंड राइटिंग डिसेबिलिटीज, ये तब भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि डिसलेक्सिया इज अ राइटिंग डिसेबिलिटीज, तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि डिसलेक्सिया मूल रूप से राइटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये मुख्य रूप से रीडिंग से रिलेटेड संबंधित है और रीडिंग की वजह से राइटिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आपके सवाल आए तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और वो भी मैंने आपको समझा दी कि बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, उसको दिक्कत होती है पहचानने में अक्षरों को, हमेशा वो आगे पीछे करके लेटर्स को पढ़ देता है कई बार, इस तरह की दिक्कतें जो है बच्चा करता है। हालांकि ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप बच्चों में ये गलतियां देख रहे हैं तो आप इसको अपने लेवल पे भी ठीक कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो उन पे ज्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को डी और बी में कंफ्यूजन रहती है तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप बार बार कराइए। आप इससे संबंधित अक्षर जितने ज्यादा बच्चों को दिखा सकते हैं, बी वाले डी वाले, वो दिखाइए। उनकी बनावट बच्चों से उंगलियों से करवाइए। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे आराम से इनमें इन कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और अपनी जो रीडिंग है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जब भी आएगा तो इट्स अ रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉब्लम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर या राइटिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इट इज नॉट रीडिंग। अगर सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटीज आपसे पूछी जाती है तो वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ग्राफिया से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ होता है ना, ग्राफ, तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ग्राफ के लिए हमें ऐसी लाइनें का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लिखने के लिए भी हमें लाइनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ कुछ आप ग्राफिया, ग्राफ से आप रिलेट कर सकते हैं राइटिंग को कि इट्स अ राइटिंग डिसऑर्डर। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को अगर लिखने में दिक्कत है तो किस तरह की दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अक्षरों को बनाने में बच्चे को दिक्कत आएगी कि जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर जो होता है लेटर्स का, बच्चा वो ठीक से नहीं बना पाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए ए ऐसे बनाना है तो हो सकता है कि बच्चा ए कुछ इस तरीके से बना दे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि प्रॉपर बच्चे जो स्पेस देना चाहिए लेटर्स के बीच में वो बच्चे नहीं दे पाते हैं। वर्ड्स के बीच में जो स्पेस देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। अक्षरों का जो आकार होता है वो बच्चे ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आप पाएंगे कि बच्चे की जो हैंड राइटिंग होती है बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग होती है, जो बच्चे डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं। पुअर हैंड राइटिंग एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों का। ठीक है, तो जब भी डिस्ग्राफिया है तो उसको आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिस्कैल्कुलिया। अब डिस्कैल्कुलिया है तो ध्यान रखिएगा ये गणित से संबंधित प्रॉब्लम होती है, मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये आप कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रखा है कैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स कुछ सिमिलर लग रहा है कैलकुलेशन की तरह। तो कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, कैलकुलेशन हम करते हैं मैथ्स में। तो डिस्कैल्कुलिया की जब भी बात आएगी इट्स अ रिलेटेड विद मैथ्स, ये मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और इसमें बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम आती है, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो नंबर्स को नहीं समझ पाते कि आखिर ये नंबर्स क्या हैं, इनका अर्थ क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ से रिलेटेड, बेसिक कैलकुलेशन जो होते हैं मैथ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें बच्चे डिस्कैल्कुलिया वाले नहीं कर पाते। अब मेनली इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। तो जनरली ये न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है कि बच्चे के नर्व सिस्टम जो होते हैं वो ब्रेन के वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम बच्चे में क्रिएट होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमेशा ऐसे नहीं होता, कई बार ब्रेन इंजरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम बच्चे में क्रिएट हो जाती है। और अगर कोई ब्रेन इंजरी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है
तब इसको हम डिस्कैल्कुलिया नहीं कहते, तब हम इसको कैलकुलिया कहते हैं। तो हम इसको डिस्कैल्कुलिया नहीं कहते, तब इसको हम कैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलिया जो होता है मेनली ये ब्रेन इंजरी से रिलेटेड होता है कि भाई अगर ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तो दिक्कत आती है, क्योंकि आप पाएंगे कि हमारे ब्रेन का एक खास हिस्सा होता है जो कि मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उन नंबर्स को समझने के लिए ज़रूरी होता है। और उस हिस्से में जब कभी इंजरी हो जाती है तो बच्चे को हो सकता है कि मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आए। तो ऐसा ब्रेन इंजरी की वजह से हो रहा है तो डिस्कैल्कुलिया नहीं है, तब वो क्या है, कैलकुलिया है। लेकिन अगर वो नॉर्मली मतलब ब्रेन इंजरी नहीं है, वैसे ही बच्चे में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तब वो क्या है, डिस्कैल्कुलिया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे डिस्कैल्कुलिया एंड अकैल्कुलिया। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है उसके बारे में बात करेंगे। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया बेसिकली बॉडी शेप से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो ये मोर जो आपको दिख रहा है ना, मोर, मोर अक्सर क्या है, मोर एक पक्षी है जो कि खुद को उसका जो शरीर होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो सुंदर होती है, इस वजह से हम मोर को जानते हैं। तो काफी हद तक आप मोर से संबंध कर सकते हैं कि बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी जैसे मोर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर जो बच्चे डिस्मॉर्फिया से पीड़ित होते हैं उनमें एक ऐसी कंफ्यूजन रहती है, एक ऐसा मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि उनका जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि उनको लगे कि शायद मेरे हाथ जो है वो नॉर्मल नहीं है, छोटे हैं, या मेरे जो लेग हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो छोटे हैं। शरीर का कोई हिस्सा हो सकता है कि बच्चे को लगे कि हाँ नॉर्मल नहीं है, कोई दिक्कत है। तो ऐसे बच्चे डिस्मॉर्फिया से पीड़ित होते हैं जो कि अक्सर खुद की ही बॉडी शेप को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। उनको एक ऐसा मतलब भय रहता है मन में, दिमाग एक बात उनके दिमाग में बैठ जाती है कि शायद उनकी बॉडी नॉर्मल नहीं है, शरीर का कोई हिस्सा, चाहे वो हाथ पैर सिर चेहरा कुछ भी हो सकता है, उनको लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है, कि शायद उनको कोई प्रॉब्लम है। अब ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि कैसे इनकी लर्निंग को अफेक्ट करता है कि ऐसे बच्चे एक तो इमोशनली बैलेंस में नहीं होते हैं, इसके अलावा फिजिकली भी हमें असर देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे अक्सर नॉर्मल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से कतराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कि एक बच्चे को लग रहा है कि वो फिजिकली बाकी बच्चों के मुकाबले वीक है, तो क्या है कि वो बाकी बच्चों के साथ नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसे में बच्चे की जो लर्निंग होती, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो अफेक्ट करता है। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया ध्यान रखिएगा ये बोलने से संबंधित है। डिस्फेजिया आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फेजिया, ठीक है, फ्रेज, फ्रेज कैसे निकलता है, मुंह से, तो फ्रेज से आप याद कर सकते हैं। डिस्फ्रेजिया ये बोलने से संबंधित होती है। अगर किसी बच्चे को डिस्फ्रेजिया की दिक्कत है तो अक्सर ऐसे बच्चे जो होते हैं बोलने में थोड़ा सा रुक रुक के बोलेंगे, थोड़ा सा उनकी जो भाषा को बोलना या समझना, उसमें उनको बच्चों को दिक्कत होती है। हालांकि ये पार्शियल होता है, लेकिन किसी किसी बच्चे में कंप्लीट लॉस भी हो सकता है, लेकिन वो किसी इंसिडेंट, कोई इंजरी की वजह से होता है। तो ऐसे केस में अगर किसी बच्चे का कंप्लीट लॉस हो जाता है बोल स्पीच का, तो उसको हम अफेजिया कहते हैं, उसको हम डिस्फेजिया नहीं कहते। ठीक है, तो अफेजिया और डिस्फेजिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिस्फेजिया इज पार्शियल लॉस ऑफ स्पीच, वेयर एज अफेजिया इज कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे। Dysprexia. So dyspraxia is basically related with motor skills. ये मोटर स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि बच्चे फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते। जनरली ग्रॉस मोटर स्किल्स इससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ जो फाइन मोटर स्किल्स होता है वो इससे ज्यादा अफेक्ट होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल
फाइन मोटर स्किल्स आपको पता होगा ऐसी हमारी एक्टिविटीज जिनमें स्मॉल मसल्स का यूज होता है। जब मैंने आपको मोटर डेवलपमेंट पढ़ाया था तो वहां भी मैंने आपको इस चीज समझाई थी कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया में जो मोटर स्किल्स होती हैं, खासकर जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती हैं। बच्चे नॉर्मल एक्टिविटीज जिनमें फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है वो नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अपने जूतों के लेसेस बांधना बच्चे को दिक्कत होती है, कैंची को पकड़ना, कोई पेपर कटिंग एक्टिविटी है कैंची से वो बच्चे नहीं कर पाते, चम्मच से खाना खा पाना, ये छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है और बच्चे उनको करने में दिक्कत महसूस करते हैं। ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मेनली जो डिस्प्लेक्सिया है। इसमें आप पाएंगे कि जो मसल्स कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फेमस व्यक्ति भी रहे डैनियल रेडक्लिफ, आपको शायद नाम पता हो, नहीं होता गूगल भी कर सकते हैं। डैनियल जो रेडक्लिफ थे, ये आपको मूवी पता होगी हैरी पॉटर, उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसका रोल प्ले किया था डैनियल रेडक्लिफ ने। और अक्सर वो जो थे वो डिस्पेक्सिया से ही पीड़ित थे, उनको भी इस प्रकार की दिक्कतें महसूस होती थी। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ पाए होंगे। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट है ADHD। ADHD, अब ADHD क्या है, ये एक शॉर्ट नाम है, इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे जो बच्चे होते हैं इनमें अटेंशन की कमी होती है। ठीक है, अटेंशन की कमी होती है ऐसे बच्चों में। जब आप क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करा रहे होंगे, कुछ भी करा रहे होंगे, तो बच्चे अपना अटेंशन नहीं दे पाते, या बच्चा जो भी काम कर रहा है उस पर उसका फोकस नहीं होता। तुरंत 2-2 मिनट पे वो खड़ा हो जाता है, इधर उधर भागने लगता है। मतलब जो भी काम आपने उसको दिया है ना, वो एक जगह बैठ के कर ही नहीं सकता। तो अटेंशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा हाइपर एक्टिव होता है ऐसा बच्चा। हाइपर एक्टिव का अर्थ है कि बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो एक जगह शांत बैठ ही नहीं सकता। एक जगह बैठ करके आप उसको काम कराएंगे वो नहीं करेगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। हो सकता है ऐसे बच्चे दूसरों के साथ लड़ते भी हैं। आप पाएंगे क्लासरूम में आपको 1-2 बच्चे ऐसे जरूर मिलेंगे जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और वो बाकी बच्चों को भी परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद परेशान होते हैं, बाकी बच्चों को भी परेशान करते हैं। इसके अलावा इमोशनल डिसबैलेंस कह सकते हैं या इम्बैलेंस कह सकते हैं। हमें ऐसे बच्चों में देखने को मिलता है। अक्सर ये बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी रो पड़ते हैं। तो इमोशनल इम्बैलेंस हमें इन बच्चों में देखने को मिलता है जो बच्चे ADHD से अफेक्टेड होते हैं। ADHD बच्चों की पहचान ऑब्जर्वेशन से की जा सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके क्लासरूम में कोई बच्चा ऐसा है जो जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव है, मतलब नॉर्मल बच्चों के मुकाबले, आप पाएंगे कि उसकी कंप्लेंट्स ज्यादा आती हैं ऐसे बच्चों की, कि भाई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे मार रहा है, मेरी पेंसिल ले ली, मेरा शॉर्पनर ले लिया। मोस्टली बच्चे उससे परेशान रहते हैं और आपको भी दिख रहा है कि बच्चा एक जगह बैठ के कोई काम कर नहीं रहा है। आपने उसको उस सीट पे कोई काम दिया, वो तुरंत वहां से उठ के कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। आपको भी बात वो जल्दी आपकी नहीं मानता। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट इज ऑटिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म को ASD भी कहते हैं। ASD यानी कि फुल फॉर्म इसकी हो जाती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ध्यान रखिएगा, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये जनरली लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। ऐसे जो बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं, आप पाएंगे कि उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उनका सोशल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसके अलावा आप पाएंगे कि ऐसे बच्चों का आईक्यू जो होता है बहुत ही कम होता है। ऐसे बच्चे इमोशनल प्रॉब्लम भी ऐसे बच्चे को अक्सर हमें देखने को मिलती है, और अक्सर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं ये बहुत ही मैं कहूँगा कि बेकार बीमारी मैं कहूँगा इसको, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं आप मान के चलिए तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, और ऐसे बच्चे अक्सर दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर। ऐसे बच्चों का आईक्यू भी बहुत कम होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इनके साथ बनी रहती है, ठीक से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना ही सामने वाले व्यक्ति की बात को समझ पाते हैं, इमोशनल बैलेंस भी इनका ठीक नहीं रहता है, सोशल डेवलपमेंट भी इनका अफेक्ट होता है जो बच्चे ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज थी आज इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्मॉर्फिया, डिसग्राफिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, और क्योंकि ये कंफ्यूजिंग भी है तो जब भी एग्जामिनर आपको फंसाने चाहेगा तो इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। ADHD ऑटिज्म कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बस वैसे भी इसको एक बार में पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन हाँ इन बाकी के अलावा बाकी चीज़ों को आपको बार बार दोहराने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, बताइएगा कैसी लगी। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।